आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ फियर स्ट्रीट 1978 जो फियर स्ट्रीट 1994 का सीक्वल है। तो आपने अगर वो पार्ट का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो ज़रूर देखें और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 के एंड में डीना पोजेस सैम को बोन दिया था और अब उन्हें कैंप नाइटविंग मैसेकर के सर्वाइवर सी बर्मन के पास जाना है जो कि शायद उनकी कोई हेल्प कर पाए। अब हम सी बर्मन को देखते हैं जो कि अकेली रहती है और अब कोई यादों का फर्स्ट पार्ट में शरीफ ने इसी घर में नोट डाला था कि ये फिर से हो रहा है। वो नोट उसने इसी घर में डाला था। बर्मन वहाँ फुल सिक्योरिटी में रहती हैं और उसके घर में ढेर सारी घड़ियां हैं जिनमें टाइम टू टाइम अलार्म बजते हैं और उन्हीं के हिसाब से वो अपना काम करती हैं। और ऐसा लाइफस्टाइल जीते हुए उसे 5,936 दिन बीत चुके हैं। रात को जब वो सो रही थी तो कोई उसके घर में एंटर होने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो उसे पकड़ लेती है और वो थी डीना अपने भाई जोस के साथ, और वो अपने साथ सैम को भी लाई थी। डीना उससे मदद मांगती है लेकिन वो उन्हें साफ मना कर देती है क्योंकि वो खुद बहुत ज्यादा डर कर जीती है, लेकिन काफी रिक्वेस्ट करने पर आखिर वो मान जाती हैं। सैम को वो बाथरूम में बांध देते हैं और उसके बाद सी बर्मन ने उस दिन के बारे में बताती हैं, यानी कि कैंप नाइटविंग मैसेकर के बारे में। और यहाँ उसके हाथ में एक डायरी है जिसमें काफी कुछ है उस सेराफियर के बारे में। खैर हम आ जाते हैं फ्लैशबैक में, यानी कि 19 जुलाई 1978 में, और हम देखते हैं ज़िगी बर्मन को जिस पर सरहा को फांसी दी गई थी और वो सब उसे टॉर्चर कर रहे थे किसी विच की तरह। तब भी वहाँ पहुँच जाते हैं कैंप काउंसिलर निक गुड और कट। निक गुड और कोई नहीं बल्कि शरीफ गुड है। इससे कुछ सनीबल कैंपर्स ने पकड़ लिया है क्योंकि इसने सेला के पैसे चुराए हैं। वो सब ज़िगी को उसी पेड़ से बांध देते हैं। यहाँ उसका भाई विल भी है जो कि प्रेजेंट में सनीबल का मेयर है। वो सब ज़िगी को विच कहकर बुला रहे थे क्योंकि वो सरहा फियर को यकीन करती है और बाकी सब के लिए ये बकवास है। अब कर्ट उसे सस्पेंड कर रहा था लेकिन नेक उसे रोक लेता है। ये सब हो रहा है कैंप नाइटविंग में। आगे हम देखते हैं सैंडी को, यानी कि सी बर्मन को, जो कि अपने बॉयफ्रेंड टॉमी के साथ है और वो दोनों आउट हाउस की सफाई कर रहे हैं। वो एक अजीब सी चीज को साफ कर रही थी जो कि साफ ही नहीं हो रही। हम सैंडी की एक्स एलिस और उसके बॉयफ्रेंड एरिन को भी देखते हैं। उधर जिगी पहुंचती है नर्सलिन के पास और देखती है कि नर्सलिन भी सरहा फियर से पोजेस्ड है। हो भी क्यों ना, वो रूबी लेन की माँ जो है, वही रूबी लेन जिसकी भूत को आपने पार्ट 1 में देखा था। वो भी सेडिसाइड किलर थी बाकी की तरह, लेकिन उसकी माँ का मानना है कि उससे सरहा फियर ने पोजेस किया था और ऑफ कोर्स उसकी बात सबको बकवास लगती है। और ये वही डायरी है जिसको फ्लैशबैक से पहले हमने सी बर्मन के हाथ में देखा था। यहाँ हमें पता चलता है कि रूबी लेन ने 7 लोगों को मारा था और फिर वो भी मर गई थी, और ऐसे ही रयान के साथ पार्ट 1 में हुआ था। खैर हम ये भी देखते हैं कि इन दोनों बहनों में कुछ खास अच्छी नहीं बनती। ज़िगी एक्सेप्ट करती है कि वो एक सेडिसाइडर है, पर सैंडी परफेक्ट बनना चाहती है सनीबलर्स की तरह, क्योंकि सेडिसाइडर्स की कोई वैल्यू नहीं और दोनों टाउन के लोग भी अपोजिट हैं, बिल्कुल इनके नाम की तरह। इसका राज पार्ट 3 में खुलेगा। यहाँ सैंडी और टॉमी मेस हॉल को साफ कर रही होती हैं और यहाँ आ जाती है नर्सलिन। वो टॉमी को कहती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं सकती। मैंने तुम्हारा नाम दीवार पर देखा, ऐसे नहीं तो वैसे आज रात तुम मर ही जाओगे। और इतना कहते ही वो इसके ऊपर अटैक कर देती है। टॉमी को सर पे चोट आई थी लेकिन वो नर्स को रोक देता है। नर्सलिन को वहाँ से ले जाते हैं और किसी के लिए ये समझना मुश्किल नहीं था कि नर्सलिन ने ऐसा क्यों किया। सब जानते हैं कि वो रूबी लेन की माँ है। एक दिन अचानक उसकी बेटी साइको किलर बन गई थी, वैसे वो बन गई, लेकिन ज़िगी को ऐसा नहीं लगता। अब चारों तरफ इसी बात हो रही थी। कोई कह रहा था ये सरहा फियर के काम है, कोई कह रहा था कि ये सेडिसाइडर्स होते ही ऐसे हैं, लेकिन सैंडी को लग रहा था कि नर्सलिन ड्रग्स लेती थी क्योंकि दवाइयों की कमी तो उसकी थी ही नहीं।
वैसे वो काफी डिप्रेस थी। खैर, इसके बावजूद भी वहाँ पर आज गेम होगी और दोनों टीम्स आमने सामने होंगी और सनी वेलर्स पहले से ही जानते थे कि आज वो जीतेंगे। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन सीडी साइडर्स पहले से ही खुद को हार की तसल्ली दे रहे थे। इससे अंदाजा हो जाता है कि दोनों साइड के बच्चों को किस मेंटलिटी के साथ बड़ा किया जाता है। खैर, गेम शुरू हो चुकी थी। अब सैंडी और टॉमी जाते हैं नर्स लिन की ऑफिस में और वहाँ उन्हें मिलती है वो डायरी। उसमें लिखा था कि सेराफियर ने डेविल के साथ डील की थी कि जिससे वो अमर हो गई और उसने पूरे टाउन को कर्ज कर दिया। सराहा ने अपने हाथ काटकर शैतान स्टोन पर गिराया था और ये कर्ज तब तक खत्म नहीं होगा जब तक उसका हाथ उसकी बॉडी से मिल नहीं जाता। अभी वो पढ़ ही रहे थे, तभी वहाँ एलिस और एरिन पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कि वो सिर्फ एक डायरी नहीं बल्कि एक मैप भी था जो नर्स लिन ने बनाया है। इससे हमें काफी कुछ पता चलता है। वो कैंप उसी जगह पर है जहाँ 1660 में यूनियन था, यानी कि सनीवेल अलग होने से पहले से डिसाइड, जब वो दोनों एक थे। मैप पर सेराफियर भी लिखा हुआ था। उसके पास ही कई सारे एक्सेस थे जिनके बारे में वो कुछ नहीं जानते। उन्हें लगता है कि वो सेराफियर का घर होगा, इसलिए उसे देखने के लिए निकल जाते हैं और टॉमी को आवाजें आने लगी थी। उधर नेक पहुंचता है ज़िगी के पास और उसके बेड पर कई सारे लाइंस लिखी हुई थी। ज़िगी सेला से रिवेंज लेने का इंतजाम कर रही थी। अब यहाँ निक भी हेल्प करता है रिवेंज लेने में और उधर चारों उस जगह पर पहुंच चुके थे जहाँ पर ढेर सारे ग्रेव्स खुदी हुई थी। उस एक्सेस का यही मतलब है, जहाँ जहाँ उसने खुदा था वो उन जगहों पर मार्क कर रही थी, क्योंकि वो ढूंढ रही थी सेराफियर का हाथ ताकि वो कर्ज को खत्म कर सकें। उन्हें सेराफियर का घर मिल जाता है जिसके बेसमेंट में काफी अजीब चीजें थी। वहाँ पर डायरी वाला विचेस मार्क भी था। सब कुछ सामने था, लेकिन इन्हें वो अभी भी यकीन नहीं कर रहे थे। और यहाँ टॉमी के पास मक्खियाँ भी आ गई, यानी कि वो तो पजेस हो चुका। तभी उन्हें वो दीवार भी दिख जाती है जिसपे सभी किलर्स के नाम थे और अभी उस पे टॉमी का भी नाम है, यानी कि नर्स लिन भी यहाँ पर आई थी। उसने टॉमी का नाम देखा होगा, तभी वो उससे मारने गई कि वो औरों को ना मारे। जब तक वो ये सब समझ पाते हैं तब तक टॉमी एक कुल्हाड़ी से वो एनी का चेहरा बिगाड़ चुका था। वो दोनों जल्द से एक सीक्रेट रास्ते पे घुस जाते हैं जो कि पत्थर गिरने से बंद हो गया था और वो दोनों वहीं पर फंस गए। जब उधर टॉमी अब पूरे कैंप को काट डालेगा, वहाँ सैला आउट हाउस में पहुँचती है और ज़िगी उसे वहाँ पर कीड़े मकोड़े गिराकर उसे वहीं पर लॉक कर देते हैं। इधर सैंडी वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, लेकिन वो गोल घूमकर फिर से वहीं पहुँच जाती है। तब उन्हें पता चलता है कि जहाँ वो फंसे हैं वो विचेस मार्क हैं और डायरी पर उसका मैप है, जिससे फॉलो करके शायद वो बाहर निकल सकते हैं। उधर टॉमी पहुंचता है अपनी खास बॉस जेरेमी के पास और उससे एक ही झटके में मार देता है, जो कि हमें नहीं दिखाया जाता। इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ बच्चों को भी बख्शा नहीं जाएगा। निक और ज़िगी वहाँ पर पहुँचते हैं। एक बच्चे की डेड बॉडी देखकर उनकी हालत खराब थी। उधर सैंडी और एलिस पहुँच गए थे उस सिंबल के सेंटर में, जहाँ पर ढेर सारी मक्खियाँ थी और एक अजीब सी चीज भी थी जो कि किसी दिल की तरह धड़क रही थी। एलिस उसे टच करती है, तब भी उसे किलर्स दिखने लगे थे और साथ में कई सारे बिना आंखों वाली डेड बॉडीज भी। उनसे बचने के चक्कर में वो अपनी पैर की हड्डी तोड़ देती है, जबकि वहाँ कोई भी नहीं था। यह सब उसी को दिख रहा था। इधर नेक सभी बच्चों को मेस हॉल में जमा करता है। उसके बाद बाकी बच्चों को ढूंढने जाता है गैरी के साथ। उनके जाते ही ज़िगी को याद आता है कि सैला आउट हाउस में बंद है, इसीलिए उसे फ्री करने पहुंच जाती है। इतने में टॉमी जॉन नाम की लड़के को मार चुका था और उसके बाद और कुछ बच्चों को मारता है जो कि सेडी साइड के थे, क्योंकि कर्ज उन्हीं पर है। इधर ज़िगी आउट हाउस में पहुंचती है तो सैला उस पर अटैक कर देती है
और उसी बीच सैंडी देखती है अजीब सी लाल चीज को, जिससे वो दिन में साफ कर रही थी। इसका मतलब कि वो कैंप के पास है। उस चीज का पीछा करते हुए वो पहुंच जाती है आउट हाउस के नीचे, जहां किसी ने सैला को नॉक कर दिया था और वहां गेरी भी पहुंच चुका था। उन दोनों को चिल्लाने की आवाज आ रही थी और वो देखते हैं कि वो सैंडी और एलिस थे। उधर निक को थोड़ी और बॉडीज मिलती है और साथ में कट भी, जो कि जॉन की बॉडी देखकर आ रहा है। निक उससे कहता है कि उसे सभी बच्चों को बस में लेकर यहाँ से निकल जाओ और वो भी चल देता है। मीनवाइल यहाँ ज़िगी और गेरी एलिस को ऊपर खींच रहे थे कि तभी टॉमी वहाँ पहुंचकर सीधा गेरी की गर्दन ही उड़ा देता है, जिस वजह से एलिस फिर से नीचे गिर जाती है और उसके साथ गेरी का हेडलेस बॉडी भी। अब खतरा था ज़िगी पर, इसीलिए वो भागती है और उससे मिल जाता है निक। वो दोनों भी छुप जाते हैं, लेकिन टॉमी उन तक पहुंच गया था। वो ज़िगी को पकड़ लेता है और उससे बचाने के चक्कर में निक के पैर में कुल्हाड़ी लग गई थी। ज़िगी भागती है तो टॉमी निक को छोड़ के उसके पीछे भागता है और उसकी किस्मत खराब है, क्योंकि बस उसके सामने से ही निकल गई। अब बस वो सभी यहाँ पर बचे हैं और उनके साथ एक साइको किलर। उधर सैंडी देखती है कि वहाँ से निकलने का एक और रास्ता है, जो कि मेस हॉल में निकलता है। इसीलिए वहाँ एलिस को छोड़कर उस तरफ चल देती है और उतने में एलिस दिमाग लड़ाकर सराह फियर का हाथ ढूंढ लेती है। ज़िगी भी मेस हॉल में पहुंच चुकी थी और उसने लाउड म्यूजिक ऑन कर दिया था ताकि टॉमी उसकी आवाज ना सुन पाए। और ये सैंडी के लिए भी सही था, क्योंकि टॉमी उसे बाहर निकलते हुए नहीं सुन पाएगा। अब यहाँ चालाकी दिखाते हुए ज़िगी टॉमी को मारने वाली थी कि तभी म्यूजिक बंद हो जाता है और वो पकड़ी जाती है। फिर भी उसने टॉमी को स्टैप कर ही दिया। टॉमी उसका गला दबा रहा था तो एक शख्स से उसके चेहरे को कवर कर देती है। वो उसे मारने ही वाला था कि तब भी सही टाइम पर सैंडी उससे कई बार स्टॉप करके मार देती है। कुछ इस तरह यह नाइटमेयर खत्म हुआ, या फिर नहीं, एलिस भी वहां पहुंच जाती है और अपने साथ वो लाई थी सराह फियर का हाथ। वो जानते हैं कि उसके हाथ को उसके बॉडी से मिलाकर ये कर्ज खत्म होगा और उसकी बॉडी है उसी पेड़ के नीचे जहां उससे लटकाया गया था। यहाँ अचानक ज़िगी के हाथ से खून निकलता है और वो गिर जाता है उस हाथ पर। तभी उसे विश दिखने लगी थी, यानी कि उसने कर्ज को ट्रिगर कर दिया और अब सारी मरी हुई किलर जिंदा होंगे, बिल्कुल जैसे फर्स्ट पार्ट में सैम ने किया था। हम देखते हैं कि वो किलर्स निकल रहे हैं उस अजीब सी चीज में से और साथ में टॉमी भी जिंदा हो गया। अब वो तीनों वहां से निकल ही रहे थे कि तब भी टॉमी एलिस को मार देता है और तभी सैंडी भी उसे मार देती है उसका सर उखाड़कर। लेकिन अब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि रूबिलिन आ चुकी है और बाकी आ ही रहे हैं। वो जल्दी से पेड़ के पास जाकर खोदना शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें कोई बॉडी नहीं मिलती। उन्हें मिलती है एक स्टोन जिस पर लिखा था कि विच हमेशा जिंदा रहेगी। और ये तो हम जानते थे कि बॉडी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि बॉडी तो फर्स्ट पार्ट में सैम को मिली थी, सैडीसाइड और सनीवल के बीच में। अब वो चारों तरफ से गिर गए थे। सैंडी कहती है कि हाथ पर तुम्हारा खून गिरा था, इसीलिए वो तुम्हारे पीछे है, तुम जल्दी से भागो। वो टॉमी पर अटैक करती है और बदले में टॉमी भी उस पर अटैक कर देता है। यहाँ ज़िगी भी पकड़ी गई थी और उससे एक किलर मार रहा है जो कि हैरी रोकर लग रहा है। वो दोनों ही बड़ी बेरहमी से मारी जाती हैं और उन्हें मारकर किलर गायब हो गए थे। तब भी वहाँ पर पहुँच जाता है निक और वो पूरे ट्राई करता है ज़िगी को फिर से जिंदा करने के लिए और आखिर में वो जिंदा हो ही जाती है। लेकिन सैंडी मर चुकी थी, यानी कि सी बर्मन असल में ज़िगी है। उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने ट्विस्ट दे ही दिया। निक पुलिस को बताता है कि उसका नाम क्रिस्टियन बर्मन है, तभी उसका नाम सी बर्मन पड़ गया।
अब नीक ने ये सब अपने आंखों से देखा था, फिर भी उसने सभी को ये बताया कि टॉमी पागल हो गया था, सेराफियर जैसा कुछ नहीं। और इसके बाद वो दोनों कभी नहीं मिले। अब जिगी कुछ इस तरह जी रही है, लेकिन इसे सैम का क्या लेना देना। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। सेराफियर दोनों को दिखी, लेकिन सैम पोजेस्ड है। इसकी 1.5 घंटे लॉन्ग स्टोरी से डीना को कुछ मदद मिली, तो वो ये कि सेराफियर के हाथ को वो बॉडी से जोड़कर कर्स एंड होगा। और गुड न्यूज ये है कि वो जानते हैं कि बॉडी कहाँ पर है। अब इन्हें ढूंढना है हाथ, इसलिए वो पहुंच जाते हैं उसी कैंप में जहाँ सेडिसेट मॉल है, जहाँ परसों रैन ने किलिंग की थी। वो पेड़ अभी भी वहीं पर है और साथ में वो हाथ भी। उधर जिगी सालों बाद निक के पास कॉल करती है और वो उसके घर के तरफ निकल जाता है। इधर डीना ने उस हाथ को बॉडी से मिला दिया था, तभी उसके नाक से खून निकलता है और वो पहुंच जाती है वक्त में पीछे, यानी कि 1660 में। और वो सेराफियर के आंखों से सब कुछ देखेगी, जो भी कुछ उसके साथ हुआ था। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।